उनके पास देखिए मुद्दा विपक्ष के पास कुछ है नहीं। आज तक ना उनको कभी सियासत मिली है इस क्षेत्र में, ना आगे मिलेगी। मेरा बस निकलने का पूरा परिचय यही है कि सबको घूम घूम के ये समझाना कि इस बार छाप बदल गया है और इस बार जो एनडीए गठबंधन है जो यहाँ से लड़ रहा है उसका छाप हेलीकॉप्टर छाप और क्रमांक संख्या 3। मुझे नहीं लगता कि गोविंदगंज मुझे छोड़ सकता है, ना मैं गोविंदगंज को छोड़ सकता हूँ। एक तो आपको रैंडमली किसी घर में लेके जाऊंगा और आप बोल देंगे राजू तिवारी जी के घर से आए हैं, वो जिस हिसाब से आपका स्वागत करेंगे वो शायद विपक्ष को कभी ना मिले। मैं ये खुले बात पे कहता हूँ, जितने भी विपक्ष आ जाएं, इसके पहले भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे थे, वो प्यार उनको मिल ही नहीं सकता है। जनसुराज से जो कृष्णकांत मिश्रा आए हैं वो एनडीए को काफी डैमेज कर रहे हैं, आप इस बात में कितना विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ। जनसुराज मुझे लगता है कि पार्टी की विचारधारा काफ़ी अच्छी रही है, बट मुझे नहीं लगता कि वो एज अ कैंडिडेट जो हमारे यहाँ खड़े हुए हैं वो कहीं से भी उभर पाएंगे। हम कलेक्टिव विकास के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमें हमेशा किसी को जात में बांट कर क्यों राजनीति करनी है? हम अपने काम को बताकर भी तो राजनीति किया जा सकता है। 14 तारीख को जो मत की पेटी खुलेगी वो आपके फेवर में आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अब की बार 1.25 लाख पार, अब की बार 1.25 लाख पार। सभी देश का सैनिक एकजुट होकर के राजू भैया को वोट दिए हैं। अभी हमारी चुनावी यात्रा बिहार के सबसे चर्चित और हॉट सीट गोविंदगंज में है और गोविंदगंज इसलिए चर्चा का विषय बना क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी राजू तिवारी इस सीट के लिए कहा जा रहा था कि चिराग पासवान इस सीट के लिए और ब्रह्मपुर हुलास पांडे 2 सीट के लिए लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान वो एनडीए से गठबंधन तोड़ने तक का फैसला कर चुके थे। अगर ये 2 सीट नहीं फिर गठबंधन नहीं। हालांकि बाद में ये सीट दोनों लोजपा के खाते में गई और ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है दामोदरपुर में हैं हम अभी, और हमारे साथ मौजूद हैं राजू तिवारी के बेटे। सबसे पहले जानेंगे कि किस चीज़ की पढ़ाई करके आप बिजनेस में आए हैं? मेरा वो बीटेक मैंने करी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से। वहाँ मेरा स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। उसके बाद मैंने जॉब करा है कुछ दिन टीसीएस में, उसके बाद मैं जेडएस में था, जेडएस एसोसिएट्स में। उसके बाद अभी मैंने सोचा है कि अब मैं अपना कुछ शुरू करूँगा। कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस आपके पास आ चुका है, अब गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। क्या लग रहा है कि राजू तिवारी फिर से लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे, इस सीट से फिर जीत पाएंगे? देखिए, लोगों का प्यार तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे अपार मिला है। इतना प्यार मिला है कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिनसे मिल रहा हूँ, कई बार ऐसा हो रहा है कि घर में घुसने से पहले जो चाची हैं, जो चाचा हैं हमारे, वो घुसने से पहले ही बोल देते हैं कि किसी और पार्टी के हो तो दूर हट जाओ। वो पिताजी के नाम लेके कि अगर वो हैं तभी आना अंदर द्वार के। तो अगर इतना प्यार मिल रहा है मुझे, तो मैं शिकायत कहाँ से करूँ किसी भी चीज़ की? लोग कह रहे हैं, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि राजू तिवारी एंड पूरा जो कंपनी है तिवारी ब्रदर्स का इतना डर चुका है कि अब बेटे को मैदान में उतार दिया है कि प्रचार प्रसार में लग गया है। इतना दिन से गायब थे। एक मिनट, आपको सच में लगता है कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और मेरे दादा को मेरे किसी सहायता की ज़रूरत है? उनका नाम इतना है कि वो कहीं भी जाएंगे तो 1000 की भीड़ उनके पास उनसे मिलने, अपनी समस्या बताने खुद आ जाएगी। उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है। अगर यही मसला होता तो वो मुझे अपने साथ रैली में ले जाते। जनसभा इतनी हो रही हैं तो वो मुझे वहाँ लेके जाते। अगर आपके परिवार का कोई आगे आकर आपका कमान संभालना, हाथ बटाने को हाजिर नहीं है, तो उसमें हमारे परिवार की थोड़ी गलती है। अगर हम बैठना चाहें, कहीं हम किसी से बात करना चाहें, अगर मैं अपने लोगों से मिलना चाहूँ, तो इसके लिए मैं अब किसी से परमिशन थोड़ी लूँगा। या फिर विपक्ष अगर कोई ताने कसेगा तो मैं उसका बुरा मान के अपने लोगों को छोड़ थोड़ी दूंगा। आपके पिताजी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपसे पहले मैं यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी गप्पू राय का इंटरव्यू कर रहा था, तो बोले कि लड़ाई किसी प्रत्याशी से है ही नहीं, लड़ाई बाहरी और अंदर की गांव के लोगों से है। क्योंकि जो आप लोग हैं गोरखपुर से हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं, तो लड़ाई अब बाहरी और भीतरी की हो गई है। देखिए, बड़ा ही मतलब गप्पू जी भी बहुत सम्मानीय है मेरे लिए, बट ये जो वाक्य वो बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बड़ा ही वाहियात है। आप एक घर की बेटी, आप एक माँ का अपमान कर रहे हैं। मेरी दादी इस क्षेत्र से हैं, मेरी दादी कमलुआ गांव की हैं। अगर आप उनको बाहरी बता रहे हैं तो या तो आप घर की बेटी का अपमान कर रहे हैं। अब आप अगर घर की बेटी का अपमान कर रहे हैं तो आप बाकी जनता के लिए क्या स्टेटमेंट सेट कर रहे हैं? कल को आप किसी और की इज्जत कैसे करिएगा? तो उनसे, उनकी जो विचारधारा है वो अब उनकी ही होगी। अब उससे कोई आप लड़ नहीं सकते हैं। जो जिनकी आदत ही हो गई है किसी, उनके पास देखिए मुद्दा विपक्ष के पास कुछ है नहीं,
आज तक ना उनको कभी सियासत मिली है इस क्षेत्र में, ना आगे मिलेगी। तो उनके पास जब मुद्दा नहीं है तो फिर पारिवारिक पे आप जब व्यक्तिगत किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको भी मैं कहूँगा कि 4 उंगलियां उनके तरफ भी हैं, एक बार उस पर भी ध्यान देना चाहिए। नए लोग राजनीति में आते हैं तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके पिताजी और आपके जो चाचा हैं इस विधानसभा से विधायक हैं, तो आपको तो बहुत आसानी हो रही होगी, जहाँ पे जा रहे होंगे तो आपके पिताजी और आपके चाचा के नाम से आपको लोग इजीली पहचान जाते होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं हर जगह जाता हूँ, आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, हर कोई मेरा परिचय खुद देता है या फिर मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। उसके क्या बाद टैग लेके नहीं घूमते हैं अपने पिताजी का और अपने चाचा का? नहीं नहीं, आप पूछे किसी से। यहाँ अभी तक मैं जितने घर गया हूँ, आप ये भी नहीं, मतलब बहुत कम लोग होंगे जिनको मैं बताता हूँ कि मैं इनका बेटा हूँ या इनके घर से आता हूँ। मेरा बस निकलने का पूरा परिचय यही है कि सबको घूम घूम के ये समझाना कि इस बार छाप बदल गया है और इस बार जो एनडीए गठबंधन है जो यहाँ से लड़ रहा है उसका छाप हेलीकॉप्टर छाप है और क्रमांक संख्या 3। इसके अलावा मेरा और कोई परिचय नहीं है। और मैं ये बात आपके चैनल से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने ना आज तक किसी इंटरव्यू में बोला है कि मुझे राजनीति में आना है, ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। अभी ये सारी चीज़ें मैं माता रानी के ऊपर छोड़ता हूँ। ये सारी चीज़ें ये मुझे लगता है कि मेरे पिताजी डिसाइड करेंगे और मेरे चाचा जी डिसाइड करेंगे, मेरे दोनों चाचा। बहुत लोग कह रहे हैं जो विपक्ष के सपोर्टर हैं, विपक्ष के अलायंस के विचारधारा को मानने वाले हैं, कह रहे हैं कि बेटा जी वोट मांगने के बाद विधानसभा में रहेंगे कि उसके बाद पलायन कर जाएंगे इस विधानसभा से। देखिए, अब तो वो जैसे मैं अभी मास्टर्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे बिज़नेस का मौका मिलेगा तो मैं बिज़नेस करूँगा। मैं गोविंदगंज की जनता को छोड़ नहीं सकता, बट मेरे और भी कुछ काम हैं जो मुझे लगता है कि राजनीति में मैं आऊँ या ना आऊँ उससे पहले मुझे खुद को सशक्त बनाना है। मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, मुझे मास्टर्स करना है। मैं इनको छोड़ूंगा तो नहीं। मैं हर हर 2 माह 3 माह पे आकर अपने लोगों में बैठता रहूँगा, उनसे मिलता रहूँगा। मैं पहले भी मिलता था, वो बात अलग है कि मैं घर की 4 दीवारी में मिलता था और अब 4 दीवारी फांद के अब मैं लोगों के घर घर जाके मिलता हूँ। तो ये चीज़ है और मुझे नहीं लगता कि गोविंदगंज मुझे छोड़ सकता है, ना मैं गोविंदगंज को छोड़ सकता हूँ। एक तो बाहरी और भीतरी का नैरेटिव सेट हो रहा है, दूसरा नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि बाहुबली और वर्चस्व को गोविंदगंज से हटाना है। तो आप इस बात को मानते हैं कि क्या ये चीज़ें आप जा रहे हैं क्षेत्र में तो लोग आपसे इस बात का शिकायत कर रहा है कि नहीं बाहुबली परिवार को अब नहीं लाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आज अब मतलब ये छठा पंचायत है मेरा। आज तक अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी छवि ऐसी है। मैं किसी अभी आपको रैंडमली किसी घर में लेके जाऊंगा और आप बोल देंगे राजू तिवारी जी के घर से आए हैं, वो जिस हिसाब से आपका स्वागत करेंगे वो शायद विपक्ष को कभी ना मिले। मैं ये खुले बात पे कहता हूँ, जितने भी विपक्ष आ जाएं, इसके पहले भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे थे, वो प्यार उनको मिल ही नहीं सकता है। जहाँ तक बात रही बाहुबली की, तो हम अपने मुंह से कह के बाहुबली नहीं बनते हैं, ठीक है। जनता किसी को बनाती है, जनता ही किसी को बिगाड़ती है। हमें अगर जनता मसीहा बाहुबली की परिभाषा क्या होनी चाहिए, थोड़ा इस चीज़ को डिफाइन करें। हमारे समझ से बाहुबली की परिभाषा है कि अगर जनता, कोई गरीब, कोई किसी भी समुदाय से लोग आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है हमारे द्वार पे, तो उनकी समस्या सुनी जाए और जो करप्ट अधिकारी हैं अगर उन पे कार्रवाई की जाए और प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के साथ उन पे कार्रवाई हो और उसके बाद वो हमें बाहुबली का टैग देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है। हमारा काम हमारी जनता का सेवा करना है। हमारा काम ये नहीं है कि अगर हम किसी से अगर मैं किसी की पैरवी करूं, किसी की बात रखूं, आगे जाके किसी भी अपने प्रतिनिधि से जाके बात रखूं या फिर किसी अधिकारी से जाके बात रखूं, वो मेरी बात सुने ही ना, तो मैं एक कमज़ोर प्रतिनिधि चुन रहा हूँगा। तो हमें वैसा प्रतिनिधि सच में चाहिए क्या? तो बाहुबली का जो टैग है, मुझे नहीं लगता, मुझे वो जनता का दिया हुआ है। अगर जनता मेरे परिवार को मसीहा मानती है, अगर जनता मेरे परिवार में अपने समाधान को खोज लेती है, तो मुझे लगता है कि ये उनका प्यार है। क्या लग रहा है कि इस बार लोग कह रहा है कि गोविंदगंज में त्रिकोणीय लड़ाई है, जनसुराज से जो कृष्णकांत मिश्रा आए हैं वो एनडीए को काफ़ी डैमेज कर रहे हैं, आप इस बात में कितना विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ। जनसुराज मुझे लगता है कि पार्टी की विचारधारा काफ़ी अच्छी रही है, बट मुझे नहीं लगता कि वो एज अ कैंडिडेट जो हमारे यहाँ खड़े हुए हैं वो कहीं से भी उभर पाएंगे। मैं हमेशा ही लड़ाई को लड़ाई की तरह रखता हूँ, बट मुझे एट द सेम टाइम मुझे अपनी मेहनत, मुझे अपने पिताजी, मुझे अपने चाचा जी, मुझे अपने छोटे चाचा जी, सबकी मेहनत पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये लड़ाई मेरे लिए लड़ाई तो है ही, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है और मुझे पता है कि हम सारा परिवार
ये चुनाव बहुत आसानी से निकालेंगे। बिहार की राजनीति में जब बात होती है तो जातीय समीकरण जो है बहुत मायने रखता है। तो जातीय समीकरण में लोग कह रहा है कि जो भाजपा का कोर वोटर भूमियार था, इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी भूमियार हैं, तो वोट बंट जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं जहाँ मेरी पढ़ाई हुई है, जहाँ से मैं आया हूँ, हम जात पात में वैसे भी नहीं मानते हैं। बिहार की राजनीति में जात पात तो होती है, इस बात को बड़े बड़े जो नेता हैं डिबेट में बैठते हैं, इस बात को स्वीकारते हैं कि बिहार की राजनीति बिना जात पात के चल ही नहीं सकती है। आपके एनडीए के जो बहुत बड़े नेता हैं अमित शाह, इस बात को स्वीकारते हैं मंच पे बैठ के। ठीक है, राजनीति भी होती है जात पात पे, बट अगर हम वापस से अपने पूर्वजों की राह पे चल रहे हैं तो हम रास्ता क्या दिखा रहे हैं? आगे चल के अगर हम भी वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने करा है कि इस तबके का नेता ये है, इस तबके का नेता ये है, हम कलेक्टिव विकास के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमें हमेशा किसी को जात में बांट कर क्यों राजनीति करनी है? हम अपने काम को बताकर भी तो राजनीति किया जा सकता है, तो हम उस पर बात करते हैं, हम जात पात पे क्यों बात करें? ठीक है, तो विकास की बात कर लेते हैं। गोविंदगंज के भी 5 कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, जिसका निवारण आपके पिताजी जीतेंगे तो करेंगे? देखिए, अभी हर जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। मुझे लगता है कि जैसे बरसात में कीचड़ जम जाता है, अगर रोड प्रॉपर हर जगह पहुंच जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो चिकित्सा का सेक्टर है, वहाँ पर मेरी जनता को कहीं दूर न जाना पड़े, उनको बाहर न जाना पड़े, दिल्ली का रास्ता न ढूंढना पड़े किसी भी गंभीर बीमारी की समस्या के लिए। एजुकेशन मुझे लगता है कि जब तक स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक मुझे लगता है कि जो ये पलायन की समस्या है जिस पे हर पार्टी बात करती है, वो नहीं रुक सकती है। क्या लग रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं तो लोगों की तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि 14 तारीख को जो मत की पेटी खुलेगी वो आपके फेवर में आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अब की बार 1.25 लाख पार, अब की बार 1.25 लाख पार। लाख पार बहुत बड़ा आंकड़ा 1.25 होता है, लाख पूरा 2.5 से 3 कोई लाख। बात नहीं, बड़ा आंकड़ा बड़ा है, करना मुश्किल नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं, हम लोग अब की बार जरूर 1.25 लाख पार होंगे। 1.25 लाख पार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश के सैनिक हैं, सारे वोट दिए हैं। इस बार पूरे देश के सैनिक एकजुट होकर के, मैं भी एक देश का सैनिक हूँ, सभी देश का सैनिक एकजुट होकर के राजू भैया को वोट दिए हैं। किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? हमारा जो नेता है वो बिल्कुल सशक्त मजबूत होना चाहिए और जनता का दिल से सेवा करना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम लोग दिए हैं। देखिए, ये राजू तिवारी को वोट दिया। अच्छा, लास्ट सवाल एक ले लेते हैं। युवाओं की बात होती है, आप एक खुद युवा हैं, तो आपके पिताजी यहाँ से फिर से अगर निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, तो युवाओं के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि युवा यहाँ से किसी और जिले, किसी और राज्य में भटके नहीं, उनके लिए कुछ रोजगार की छोटी मोटी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। देखिए, हमारी जो भाजपा की सरकार है उसने रोज़गार देने का वादा तो किया ही है, बट उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि अभी वोकेशनल ट्रेनिंग वैसे होती है, बहुत जगह होती है, मैं चाहूँगा उसको बूस्ट किया जाए। अगर कहीं भी आपको कोई भी स्किल सीख कर अगर आप अपना दिनचर्या गुजार सकते हैं, उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मेरी जनता वो सारे स्किल सीखे। और मैं इस चीज़ को खुद पुश करूँगा अपने प्रतिनिधि से, जो भी चुने जाएँ, मैं उसको खुद पुश करूँगा कि आप ये सारे सेमिनार कराएं, वेबिनार कराएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, लोगों से मिलें, उन सबको सिखाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद पुश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। थैंक यू। चलिए, अभी हमारी मौजूदगी जो थी गोविंदगंज विधानसभा में थी और बिहार का सबसे चर्चित हॉट सीट में से एक है, क्योंकि राजू तिवारी जो लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।